नमस्कार। आप सभी को भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बात। टैरिफ विवाद के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर दिया जोर। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वेबसाइट बंद किए जाने के दावे को किया खारिज। राहुल के वोट चोरी के आरोप को बताया पुरानी बोतल में नई शराब। उत्तराखंड के धराली में राहत बचाव कार्य जारी। 2 दिन में निकाले गए 729 लोग। लापता लोग की खोज के लिए हर तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन शांति वार्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होगी मुलाकात। 15 अगस्त को अलास्का में होगी बैठक। देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। आइए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। राष्ट्रपति पुतिन को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की और भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार और पुरानी बोतल में नई शराब जैसा बताया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं है और वो बार बार चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाकर देश के लोगों को गुमराह करने का नाकाम प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फर्जी पते, पहचान, इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देना, मतदाता सूची में गड़बड़ी, वोटिंग प्रतिशत में अचानक बढ़ोतरी, बीजेपी की मदद करना और संविधान का उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल की स्क्रिप्ट पुरानी है। एक बात को बार बार दोहराया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो आरोप अभी लगाए जा रहे हैं वो आरोप 2018 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी लगाए थे। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक निजी वेबसाइट से डेटा डाउनलोड कर उसे प्रस्तुत किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि अब 2025 में जब उन्हें पता है कि पुराना पैंतरा नहीं चलेगा, तो मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक ही नाम कई जगहों पर वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और बाजार में चहल पहल है। मिठाई और गिफ्ट की दुकानों पर भी भीड़ है। घरों में त्योहार की उमंग देखने को मिल रही है। स्थानीय पकवान बनाए गए हैं। भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनों ने शुभ मुहूर्त में राखी बांधी। भाइयों ने परंपरा के अनुसार उनकी रक्षा का संकल्प लिया और उपहार भी दिए। ऋग पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक है। उत्तराखंड की हर्षिल धराली घाटी में अचानक आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, जिसमें वायुसेना हेलीकॉप्टर के साथ जेसीबी उपकरणों को तुरंत कार्रवाई में लगाया गया। इसी बीच प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक अत्यंत भावुक कर देने वाला दृश्य भी सामने आया, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम कर दी। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने शुक्रवार को एक अत्यंत भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया,
जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम कर दी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईशनपुर निवासी धन गौरी ब्रौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए उत्तराखंड आई थी। 5 अगस्त को आई भीषण आपदा के कारण वे धराली में अपने परिवार सहित फंस गईं। मार्ग अवरुद्ध होने और लगातार मलबा और तेज बहाव के कारण स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई थी। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और बचाव कार्य प्रारंभ किए गए। मुख्यमंत्री लगातार क्षेत्र में मौजूद रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों के अथक प्रयासों से ब्रौलिया और उनके परिवार को सुरक्षित निकाला गया। रक्षाबंधन से पहले दिन जब मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे, तब ब्रौलिया ने भावुक होकर अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उससे राखी के रूप में मुख्यमंत्री धामी को बांधा। ये दृश्य वहां उपस्थित सभी लोगों को गहराई से छू गया। मुख्यमंत्री ने भी इस भावनात्मक क्षण को विनम्रता से स्वीकार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। धराली जैसे दुर्गम क्षेत्र में मानवीय संवेदनाओं का ये दृश्य विपदा के बीच आशा, विश्वास, सामाजिक एकजुटता की मिसाल बन गया है। संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षाबंधन के अवसर पर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा में छात्राओं ने सुरक्षा बलों को राखी बांधी। इस दौरान छात्राओं ने सुरक्षा बलों की लंबी आयु की कामना की और उन्हें मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। छात्राओं से राखी बंधवाकर सुरक्षा बल के जवान भी काफी उत्साहित दिखे। स्कूल के अध्यापिका एवं स्कूल के बच्चों ने, कन्याओं ने यहाँ आके राखी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर हम लोगों को अपने घर की बहनों की कमी ना खले, तो इन बहनों ने हमारे साथ राखी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। हम देश की रक्षा में यहाँ नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात हैं, तो हम अपने घर ना जा पाए, इसकी कमी को हमारी स्थानीय बहनों ने आज हमारी कलाई पर राखी बांधकर इसकी कमी को दूर किया। हमारे जवान भाइयों हमारी हर दिन रात हमारी रक्षा के लिए तैनात खड़े रहते हैं और इनके लिए हम सब अपने हाथों से राखी बनाकर बांधकर इनकी बहनों की कमी ना खले, इसलिए हम सब आए हैं और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। राजस्थान के अलवर में इस बार चाइनीज राखियों के बहिष्कार के चलते स्वदेश निर्मित राखियों की भारी डिमांड है। ग्राहकों के बहिष्कार के चलते चाइनीज राखियां बाजार से लगभग गायब हो गई हैं। अलवर में बनी नई डिजाइन की राखियां देश विदेश में काफी पसंद की जा रही है। राजस्थान का अलवर रक्षाबंधन के सीजन में मेक इन इंडिया की खास झलक पेश कर रहा है। अलवर के बाजार में चाइनीज राखियां लगभग गायब हो चुकी हैं और दुकानों पर स्वदेशी राखियों का राज है। अलवर में राखी का कारोबार काफी पुराना है। यहाँ कई बड़े राखी कारोबारी हैं जो साल भर राखी तैयार करते हैं। यहाँ की बनी राखी विदेशों में भी भेजी जा रही है। अलवर में बनी रंग बिरंगी स्वदेशी डिजाइनर राखियों की बड़ी मांग है। विशेषकर बारकोड राखी, पजल गेम और स्टेशनरी से जुड़ी राखियों का क्रेज देखते ही बनता है। लोग अपने भारतीय राखी को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस वजह से चाइनीज राखियों को बहिष्कार किया जा रहा है उनका, और भारतीय राखी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। चाइनीज बहिष्कार होता है, मीडिया के जा चुकी है और चाइना आइटम नहीं लेती है, चलाओ आइटम नहीं है, महंगा आइटम है, फैंसी आइटम है। अलवर में निर्मित 50% राखी देश भर में सप्लाई होती है। अलवर की राखी सुंदर होने के साथ ही सस्ती होती है, इसलिए देश के अलावा विदेशों में भी खासी पसंद की जाती है। दुनिया के 24 से 25 देशों में अलवर से राखी सप्लाई होती है। यहाँ साल भर राखी बनाने का काम होता है। रक्षाबंधन पर्व से कुछ माह पहले सप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राखी कारोबार से अलवर के 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से चाइनीज राखियों का और चाइनीज मटेरियल का बहिष्कार किया है। हमारे इंडियन कारीगर से बहुत अच्छे कारीगरी कर दिखाते हैं, हाथ से बना करके कलावे से। चाइना का हमने बहिष्कार कर दिया। हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया के लोग बाग आते हैं, इंडियन राखी की ज्यादा मान्य है।
चाइना का नहीं खरीदते लोग बाग, अब इंडियन राखी बनाते हैं। सबसे ज्यादा सेल्स बच्चों की जो चल रही है, सॉफ्ट टेडी हो गए, न्यूबॉर्न बेबी के अकॉर्डिंग सॉफ्ट वाली और आई है जिनमें हेयर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चल रही है। आइज चल रही है, इवल आई का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है। अलवर में राखी कारोबार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। 5000 से ज्यादा परिवार राखी बनाने के काम में जुटे हुए हैं। अलवर के केंद्रीय कारागार में बंदी भी राखी व अन्य सजावटी सामान बनाते हैं, लेकिन अब स्वदेशी राखी ने यहाँ के राखी कारोबार को अलग ही रंग दे दिया है। सुधांशु सारस्वत की रिपोर्ट, DD न्यूज। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मम्मी भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना, और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर दादू, हाँ। ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य को तय समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। इसको लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि इस कदम से विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ी है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को अब सतत विमानन ईंधन उत्पादन की मान्यता भी मिल गई है, जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि है। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, और वह भी तय समय से 5 साल पहले। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि भारत ने वर्ष 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है, जो मूल रूप से 2030 तक के लिए तय था। साल 2014 में जहां मिश्रण दर केवल 1.5% थी, वहीं आज यह बढ़कर 20% हो गई है, यानी 11 साल में 13 गुना वृद्धि। यह सफर आसान नहीं था, इसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना पड़ा, लेकिन नतीजे परिवर्तनकारी साबित हुए हैं। We ended 2014 with what 1.53% of blending, and the post 2014 process was that here, led by the Honorable Prime Minister, we looked at it not as just one mission, but you had to build an entire ecosystem to achieve that target. And today, we can look back, we got that target 5 months in advance. Then we set ourselves a target of 20%. And now I come to where you asked me, we did that 5 years in advance. एक और पहली उपलब्धि के तौर पर इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को अब वैश्विक कोर्सिया ढांचे के अंतर्गत टिकाऊ विमानन ईंधन उत्पादन की प्रामाणिकता मिल गई है। यह भारत की हरित आकाश में ऐतिहासिक एंट्री है। Our plant in Panipat, the IOCL plant, is making second generation ethanol from parali, agricultural waste. Corsair, which is the clean air environmental arm of ICAO, International Civil Aviation Organization, they have certified the use of used cooking oil in the Panipat refinery to make sustainable aviation fuel. एथेनॉल मिश्रण से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और 1.18 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के हाथों में पहुंचे हैं, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत का सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम डिजिटल समानता और दक्षता के एक दशक का जश्न मना रहा है। DD न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो से विशेष बातचीत में जेम के CEO ने बताया कि कैसे ये पोर्टल भारत का सबसे भरोसेमंद डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म बन गया है और विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को सशक्त बना रहा है। जेम अपनी स्थापना के 9 साल कंप्लीट कर चुका है और मेरे साथ हैं जेम के CEO मिहिर कुमार। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप मना रहे हैं ईयर ऑफ एम्पावरमेंट, तो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 9 साल की हमारी जर्नी में हम लोगों ने जो ईज़ और एक्सेस दी है, खास करके माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के महिलाओं को की सशक्तिकरण के लिए, वो बहुत ही हार्टनिंग है। और जैसा कि एक नंबर जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू जो GMV होता है, जो जितना बिजनेस जेम के थ्रू होता है, उसमें 37% जो है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ने की है। फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जो सशक्तिकरण है, जो इंक्लूसिविटी की सशक्तिकरण है, वो हम कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। रक्षा क्षेत्र की बात की, नेवी ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया और आकाश की खरीद में भी काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है, उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ, डिफेंस जो हमारा है वो एक हमारे लिए बहुत ही डियर कस्टमर है और डिफेंस में लोगों को काफ़ी हमने इंगेज किया है डिफेंस के साथ। डिफेंस वर्टिकल भी हमने अलग से उसको कार्व आउट करके रखा है। सर, एक आखिरी सवाल, जेम तीसरा सबसे बड़ा ई पोर्टल है पूरी दुनिया में, तो आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? हम चाहते हैं कि जेम के जो जर्नी रही है 422 करोड़ से लेके आज जो है पिछले साल 5,42,000 करोड़ को, इसको हम और जितनी ज़्यादा बढ़ा सकें। आपने सुना मिहिर कुमार को, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लैंडस्केप को बढ़ाना है और ख़ास तौर से वीकर सेक्शन का साथ निभाना है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर 9 अगस्त सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। यह वो दौर था जब देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के लिए अंतिम संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। तारीख थी 8 अगस्त 1942 की रात। जगह था मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान। यह वही ऐतिहासिक स्थल था जहां कांग्रेस का 1-2.5 दिन लंबा ऐतिहासिक अधिवेशन चला और उसी के बाद 8 से 9 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। लाखों लोग वहां इकट्ठे हुए थे, आंखों में एक ही सपना, आजादी। एक 73 साल का बुजुर्ग मोहनदास करमचंद गांधी लोगों के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ उठाकर एक ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो, और साथ ही भारतवासियों को 2 टूक संदेश दिया, भारत छोड़ो। भीड़ में बिजली सी दौड़ गई। यहीं से अंग्रेजों की सत्ता के आखिरी अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन केवल एक नारा नहीं था, यह एक संकल्प था अंग्रेजों को यह स्पष्ट करने का कि अब भारत किसी भी हालत में परतंत्र नहीं रहेगा। लेकिन यह आंदोलन अचानक नहीं आया, इसकी पृष्ठभूमि में कई कारण थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत को इस युद्ध में जबरन शामिल किया गया था, बिना देश की राय के। अंग्रेजों की यह मनमानी कांग्रेस और भारतीयों के आत्मसम्मान को गवारा नहीं थी। इसी के चलते 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। यह निर्णय लिया गया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। गांधी जी ने कुल 3 भाषण दिए, एक अंग्रेजी में और 2 हिंदी में। अंग्रेजी भाषा में उन्होंने यह ऐतिहासिक नारा दिया, क्विट इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद था, भारत छोड़ो। इस नारे के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। गांधी जी चाहते थे यह नारा ऐसा हो जिसमें संकल्प हो, चेतावनी हो और एक शांति का संदेश भी। कई नाम सुझाए गए, लेकिन अंत में यूसुफ मुहर अली ने क्विट इंडिया का सुझाव दिया।
जिसे गांधी जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। आंदोलन की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी, नेहरू, पटेल और आजाद चारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान महल में नजरबंद किया गया, जहां उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई भी थे। लेकिन दुखद बात यह रही कि आंदोलन शुरू होने के महज एक सप्ताह बाद ही 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गांधी जी इस आघात से टूट गए। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में गूंजा। लाखों लोग जेल गए, हजारों शहीद हुए, पर भारत झुका नहीं। यह आंदोलन वो निर्णायक क्षण था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और सिर्फ 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक दिन वैज्ञानिक बनकर बिताएं को साकार करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने देश भर में शाइन पहल शुरू की है। इसमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13,000 से ज्यादा स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया और विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार की दुनिया को करीब से जाना। ICMR के दिल्ली स्थित मलेरिया रिसर्च संस्थान में भी छात्रों ने विजिट किया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के ये स्कूली छात्र एक दिन के लिए वैज्ञानिक की भूमिका में हैं। ये स्कूली छात्र नई दिल्ली के द्वारका स्थित ICMR के मलेरिया अनुसंधान केंद्र में हैं। यहाँ मलेरिया से जुड़ी रिसर्च के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि एक मौका है कि छात्र वैज्ञानिक की भूमिका को महसूस करें, सवाल पूछें और अनुसंधान की असली दुनिया को समझें। ये कदम ICMR की ओर से की गई पहल ICMR शाइन का हिस्सा है। इसके तहत देश भर में ICMR के संस्थानों में छात्रों को विजिट कराया जा रहा है। हमारा गोल था कि 10,000 से ज़्यादा बच्चों को ये मौका मिले कि वो यहाँ आएँ, उनको साइंटिस्ट बनने की प्रेरणा दी जाए, उनको विकसित भारत देश में वो कैसे विकसित भारत में अपना योगदान दे सकते हैं, इनोवेशन, नवाचार को बढ़ाकर, अनुसंधान को बढ़ाकर, किस तरह से जय विज्ञान, जय अनुसंधान का मतलब क्या है। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों को लैब टूर, शोध प्रदर्शनी, पोस्टर वॉक, वीडियो प्रेजेंटेशन और लाइव डेमो जैसी इंटरैक्टिव गतिविधियों के जरिए ICMR की स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई रिसर्च से रूबरू कराया गया। छात्रों के अनुभव को और दिलचस्प बनाने के लिए डॉक्टर क्यूरियो नाम का मैस्कॉट छात्रों का मित्रवत मार्गदर्शक बना रहा। इस मौके पर ICMR की 4 अहम पहलों पर बनी लघु फिल्में भी दिखाई गईं, जिनमें कोवैक्सीन का विकास, आईड्रोन पहल, भारत की टीबी उन्मूलन कोशिशें और विषाणु युद्ध अभ्यास शामिल थे। छात्रों ने ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल से कई सवाल भी पूछे। मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं, मेरे को इतना पता नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मलेरिया एक बीमारी होती है जो मच्छरों से फैलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस देखे थे मॉस्किटो को, और सर हमने माइक्रोस्कोप में मॉस्किटो को भी देखा था, उसके कितने हेयर्स होते हैं और कैसे हमने वो बैक्टीरिया भी देखा जिससे मलेरिया फैलता है। ये एक राष्ट्रव्यापी छात्र संपर्क कार्यक्रम है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई ये पहल छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा जगाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य अनुसंधान के भावी शोधकर्ताओं को प्रेरित करने का लक्ष्य रखती है। ICMR शाइन प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2025 के मन की बात में की गई एक दिन वैज्ञानिक के रूप में की दूरदर्शी अपील से प्रेरित है। यह पहल स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार में भारत की अग्रणी भूमिका को सशक्त बनाने के साथ साथ देश के भावी वैज्ञानिक लीडर्स को तैयार करने के प्रति ICMR की गहरी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ICMR ने एक एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया है ताकि जो बच्चे हैं वो साइंस के बारे में जान सके, जो रिसर्च इनोवेशन हो रहा है ICMR के तहत उसको जान सके, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे हैं उनमें साइंस के प्रति, रिसर्च के प्रति, इनोवेशन के प्रति प्रेरणा और भावना जगेगी ताकि ये बच्चे फ्यूचर में वैज्ञानिक बन सके और जो
प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, उसमें अपना योगदान दे सके। कैमरामैन मोंटी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, द्वारका। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा स्क्रिप्टेड सस्पेंस थ्रिलर फ्रॉड है जिसमें आप किरदार नहीं होते बल्कि शिकार होते हैं। एक अनजान कॉल, एक फर्जी आरोप और फिर डर का ऐसा जाल बुना जाता है कि इंसान अपनी सारी जमा पूंजी खुद ठगों के हवाले कर देता है। हर अनजान कॉल पर सतर्क रहिए, क्योंकि ये खेल अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों से भी भारतीयों को निशाना बना रहा है और डर दिखाकर लोगों से ठगी कर रहा है। जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिजिटल एविडेंसेस आ रहे हैं, उससे ये तो प्रतीत होता है कि सारा का सारा फ्रॉड कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और दुबई जैसे कई देश और शहरों के थ्रू चल रहा है, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड कॉल सेंटर्स हैं जो कि बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से ये सारे के सारे कॉल सेंटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ एक मिथ जरूर जुड़ी है कि हमारे फ़ोन जो हैं वो हैक हो जाते हैं या फिर कुछ और एक काफ़ी हाई इंटेलिजेंस का फ्रॉड है या स्कैमस्टर्स हैं वो कर पा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर रहे हैं कि आपकी भावनाओं के साथ खेल के, और बेसिकली 3 भावनाएं हैं, डर, लालच और बेवकूफ़ी। इन तीनों का ही इस्तेमाल करके आपके साथ ठगी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं एक अनजान कॉल आपकी पूरी दुनिया पलट सकती है? डिजिटल अरेस्ट ये सिर्फ एक साइबर फ्रॉड नहीं बल्कि एक साजिश है जो बिना किसी हिचक के आपको अपना शिकार बना सकती है। कैसे होता है ये साइबर ठगी का खेल? कैसे बचें डिजिटल अरेस्ट से और खुद को रखें सावधान? जानिए इस जाल के हर हिस्से को। देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात डिजिटल अरेस्ट की। बताएंगे आपको कैसे ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने आपको कहाँ पर लेकर गए? वो मैंगो पार्क में लेके गए, जहाँ पे कॉलिंग होती थी डिजिटल अरेस्ट। तो वहाँ पर बॉस लोग कौन थे? चाइनीज थे। आप कैसे बात करते थे उनसे? ट्रांसलेटर के द्वारा, जो पाकिस्तानी थे। साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर रहे हैं। बेसिकली 3 भावनाएं हैं, डर, लालच और बेवकूफ़ी। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।